नो कि प्रिज्म किस तरीके की डिवाइस है, दैट इज इट इज हैविंग अ ट्रायंगुलर बेस एंड ट्रायंगुलर बेस होगा, दो ट्रायंगुलर बेस होंगे और कितनी इसमें सरफेसेस होंगी। दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म में क्या चीज होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रिज्म, इट इज हैविंग टू ट्रायंगुलर सरफेसेस, ये बेस हो गया, ट्रायंगुलर बेस हो गए एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। तो इस पे रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई और ट्रायंगुलर बेस हो गया। देखिए हाउ इट इज, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। लेट अस मेक अ डायग्राम कि प्रिज्म कैसे काम करेगा और प्रिज्म क्या चीज होती है। इट इज लाइक दिस। तो ये तो यहाँ पर डोर बंद करो बेटा। सो ये सारी इसकी कैसी सरफेसेस हैं, दिस इज दिस इज ट्रायंगुलर बेस, दोनों में से कुछ भी बेस हो सकता है, इसे भी बेस कहेंगे। और ये 3 कैसी सरफेसेस है बताओ, रेक्टेंगुलर, लेटरल, जो अर्थ के परपेंडिकुलर उसे क्या कहते हैं, क्या लेटरल कहते हैं। सो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि हम इसी से रिफ्लेक्शन करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब जरा देखो, अगर हम इसमें प्रिज्म को रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे। मान लीजिए कि प्रिज्म को हमने इसमें रखा और फिर रिफ्लेक्शन कराया, आप अपनी बुक में भी रखोगे तो वैसे रखोगे, इस पर नहीं रखोगे, कैसे रखोगे, इस पर रखोगे। सो अब देखिए, तो हमने इसको ऐसे रख लिया और इसके फिर इस पर लाइट डाली। तो अगर हम मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपका पेपर है, तो पेपर पर किस तरीके से रखोगे, इस तरीके से रख लोगे कि नहीं। और फिर इसमें लाइट कैसे पड़ेगी, इस तरीके से रख लेंगे। नाउ आफ्टर कीपिंग लाइक दिस, प्रिज्म को हम कैसे रखेंगे, बेस पर रख दिया, मान लीजिए पेपर है एंड इफ लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस, ये लाइट इस पर गिर गई, तो लाइट अगर इस पर गिरी तो हमें क्या कर देना चाहिए बताओ, क्या इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। और अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगी देन व्हाट विल हैपन, सो व्हेन इट मूव्स इनटू डेंसर मीडियम देन, अब देखो कि ये क्या दब जाएगी, बोलो भाई। अगर डेंसर मीडियम में कोई चीज जाती है तो क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कैसा हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की ओर मूव कर गई। और अब फिर से, अब चूंकि दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ गई, ये कौन सी सरफेस थी, क्या ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, इट सफर्स थ्रू रिफ्लेक्शन ट्वाइस थ्रू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आ गई तो फिर से एक नॉर्मल डालें क्या, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या सीधी जाएगी या और दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जाने वाली रे ये इधर की ओर चली जाती है। नाउ लेट अस सी बाय डायग्राम। तो हमारी बुक में डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देखो, ये कौन सी रे कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है और ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड दिस इज सेकंड
रिफ्लेक्शन। अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसके बाद जो नॉर्मल से यहाँ एंगल बन रहा है, इसे आप क्या कह सकते हैं? दैट कैन बी सेड एज R1। अंदर के एंगल को R कहा जाता है। अच्छा, ये जो बाहर वाला एंगल है वो नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है बताओ? हमेशा एंगल किसके साथ लिया जाता है? उसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये दूसरी रे है, आप इसे R1 कहते हैं, अब इसे R2 कहते हैं, कहने के लिए इसे R2 कहते हैं। वैसे ये इंसिडेंट एंगल है क्योंकि दूसरे सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और फिर ये एंगल ऑफ ये जो है रिफ्लेक्शन हो गया। बट फिर भी इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस, वी आर मोस्टली कंसर्न विद आई एंड आर, आई एंड ई। तो आई क्या हो गया बताइए? सारी लिस्ट लिखी गई है, आप अपने पेज नंबर इस पर देखें। सो एवरीथिंग इज इन डिटेल। व्हाट इज इन डिटेल? 11.4 पेज नंबर 192। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर इसके बाद R1 और R2, ये दोनों इसके अंदर के एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन है, फ्रॉम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। एंड व्हाट इज ए? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अच्छी बात आपने कही है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बात हो गई। अच्छा, these are various things, और इसमें सब में स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ तो सभी में लगेगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये ग्लास मीडियम है, तो साइन आई बाई साइन R1 दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और अगर मैं दिस बाई दिस करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, अलग अलग मीडियम है ना, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, आप चाहें तो ये 1 और 2 हटा दें, मीडियम के नाम पे इसके नाम रखें। ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम, और क्या फिर फर्स्ट में लौट आए। सो यहाँ पर बाकी चीजें भी होंगी। हाउएवर वी आर नॉट कंसर्न विद द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हियर, हम इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये टोटल डायग्राम है। अगर आपसे कहा जाए सारी चीज़ें बनाइए, फिर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा प्रांजल, फिर मार्क्स नहीं आते हैं। हर एक चीज़ जो इसमें लिखाई जाती है नोट कर रहे हो ना? सो एवरीथिंग जैसा डायग्राम है उसे आप भी नोट करें। हाँ, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहाँ पर ए बी क्या है? ए बी इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और बताइए सी डी क्या है? इमर्जेंट रे। तो ये पूरा डायग्राम हो गया कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। नाउ वी विल सी हाउ द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, दैट वी विल ऑब्जर्व। ओके, अब देखो कि ये देखिए, मान लीजिए हमने ये प्रिज्म यहाँ रख दिया है। सो प्रिज्म रखने के बाद वी विल ट्राई टू टेक, इसमें से लाइट निकालेंगे। प्रिज्म है कि नहीं? उसी तरीके का। तो अगर मैं इसमें से लाइट लूँ, यहाँ इसको रख दिया और इस पर लाइट लेता हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है? ये इस सरफेस से मैंने लाइट ली, तो ये लाइट अगर इधर जाएगी तो उधर जा रही है कि नहीं? देखो कहाँ पे जा रही? पहले हमने इस सरफेस पे ली लाइट, ये जा रही है। तो दूसरी तरफ कहाँ जा रही है? आप देख रहे हैं ना? बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है। फिर से देखो, ये लाइट पहले हमने इस सरफेस पे ली, तो दूसरी तरफ कहाँ गई? यू कैन जज द थिंग्स ना, बोलो। ये इंसिडेंट रे है और ये कैसी है? उधर वाली इमर्जेंट रे। तो उसी तरीके से किया जा सकता है। यू कैन डू, अपने पेपर पर आप करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छी तरीके से आए। सो ये इसी तरीके से, यहाँ से हमने इस पर लाइट डाली और वहाँ उस पर जा रही कि नहीं? तो दिस इज इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। यू कैन ऑल्सो डू विद दीज प्रिज्म्स ऑल्सो, जो हमारे ये है। तो यहाँ पर हम इस पर डालेंगे
तो वो दूसरी तरफ उधर जा रही है, आप देख लो। इधर हमने डाला तो दूसरी तरफ कहाँ गई, उधर देखो। क्या वहाँ पर नहीं पता चल रहा आपको Yes, yes. सरफेस पर किधर जा रही है? सो इट इज़ द सेम विच इज़ टेकिंग प्लेस। ओके ना, अगर हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें इसको कैसे ट्रफ में ले लेना चाहिए, इसमें डिटॉल डाल देनी चाहिए। अगर हमारे पास डिटॉल होगा तो डिटॉल डालकर दिखा देंगे, तो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। एंड देन वी कैन वेरी वेल सी कि क्या क्या इसमें हो रहा है। कोलाइड में क्या होता है, क्या टिंडाल इफेक्ट होगा, Yes, कोलाइड sir. का पाथ दिखेगा। सो हम इसको पहले कोलाइडल सोल्यूशन बना लें, देन वी कैन शो यू इन ए बेटर मैनर। तो थोड़ा सा इसमें पानी ले लूँ, तो पानी ले लिया। अभी इसमें कुछ नहीं होगा। अगर मैं अभी इसमें प्रिज्म रख के लाइट डालूंगा तो क्या कोई पाथ दिखेगा? नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट नहीं देता। लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कि अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा। पेन कहाँ चला गया? ये प्रिज्म हमने डाला है। अब प्रिज्म डालने के बाद ये प्रिज्म में डाल दिया, ठीक है, एंड नथिंग विल हैपन। ये सब इसको ठीक कर लिया, नथिंग विल हैपन। इसमें मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो लाइट डालने के बाद बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। वो पानी गंदा है इस वजह से थोड़ा थोड़ा दिख, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, वेरी लाइट। अगर अभी आप देखोगे तो लाइट कितना दिख रहा है, देखो बहुत हल्का हल्का, अंदर में देख रहे हो, इट इज नॉट सो क्लियर। ये बात समझ आई कि नहीं? तो ये अभी अंदर नहीं दिख रहा है ना। नाउ एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए इसमें मैं लाइट डाल रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये लाइट है। सो लाइट डालने पर कुछ नहीं दिख रहा, मैं इसमें डिटॉल डालता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी द इफेक्ट। और इसे कोलाइडल सोल्यूशन रहा तो 2 बूंद डिटॉल डाल दें। आप सोप भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बस इतना ठीक है। तो नाउ इट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। अब इसमें काम बन जाएगा। सो ये अभी आपको पाथ दिख रहा है, यस सर। देखो नाउ द पाथ इज क्वाइट विजिबल। यहाँ पर आपको पाथ दिख रहा है ना अभी लाइट का, बट तो इसमें पाथ दिखाई पड़ जाएगा। हाउ एवर जो प्रिज्म के अंदर की चीज़ है वो किस तरीके से आती है और किस एंगल पर जाती है, दैट इज ये तो थोड़ा मुड़ रही है, बट वाटर के सामने में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फर्क कम हो गया है, क्योंकि वाटर का 1.33 है और ग्लास का 1.5 है, इसलिए उतना बेंडिंग नहीं दिख रही। थोड़ी तो दिख रही है ना श्रीजन, देखो थोड़ी तो दिख रही, ज़्यादा क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि एयर होती तो ज़्यादा बेंड करता। आप ऊपर से देखो ना, और लेकिन वाटर में तो उन दोनों का लगभग एक जैसा हो गया ना, तो उतना नहीं दिख रहा है ना, बोलो। तो अगर ये हटा देंगे वाटर तो फिर अच्छा दिखेगा, या हम और कोई टफर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में तो अच्छा दिखेगा। अभी तो ऐसे ही दिखेगा, इतना ज़्यादा बेंडिंग नहीं। पहले आपने देखा ना कितनी बेंडिंग हो गई थी ना एयर के केस में, लेकिन इन दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में अंतर ना होने की वजह से थोड़ा सा होगा। ओके ना, अब जरा देखें कि ये तो हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन हमने देख लिया। ओके नाउ एक मिनट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। So let us see reflection also and dispersion also, दोनों चीजें देख लेंगे। चांद पे कौन कौन गया है? कोई लड़की नहीं गई? आप भी तो लाए हो। बोलने से सब होगा।
Hello friends, welcome to our channel Learn and Have Fun with the path of a laser beam. देखिए This वैसे ही beam कर रहा है। travel in a straight line. When a prism comes in the path of the laser beam, the beam This line deviates का same from ना? its initial direction. बोलो। Yes, sir. तो जैसा यहाँ पर हुआ है कि how it is Now shown, we repeat the same activity with a high quality prism. Such a prism is used by photographers. This prism produces sharp and crystal clear image of an object. The laser beam also deviates from its initial direction while passing through this prism. One more thing, in this photographic prism you will also see reflected and internal reflected beams. We will make a separate YouTube video अब on this देखिए। topic. इतनी बात हो गई कि प्रिज्म से हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन होता है फर्दर, और सारे इसके डिटेल्स भी पढ़ ली। इसमें कितनी रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं? हाँ प्रिज्म 3, और कितने बेसेस हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है इस केस में? सर एक क्या है मतलब कितना है जो हमने आपको दिया? क्या ये इक्विलेटरल प्रिज्म है? ये इक्विलेटरल है क्योंकि इसका बेस इक्विलेटरल है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ? 60 डिग्री हुआ ना। अभी आपको हाथ में देके दिखाया, सारे तीनों बेसेस तो इक्वल है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब जरा देखो कि यहाँ तक हमें पता चल गया है। फिर ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में हमारे पास एक रे ऐसी आई और फिर ये ऐसे चली, फिर ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये निकल गई। बोलो यही हुआ है ना? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इनको मिला दिया और इनको भी मिला दिया, ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। ये क्या है? R1। ये क्या है? R2। अच्छा ये क्या 90 डिग्री है पूरा? बोलो। और इस क्वाड्रिलेटरल में मान लीजिए इसे A मान लिया जाए, इसे B माना गया, इसे क्या मान लिया गया? अब 2A तो नहीं माने जा सकते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसे आप कुछ और मान लें। BCD है, इसे हम M मान लें क्योंकि ये A भी है ना यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो A इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो इसे MA लिख लें। अब जरा देखो कि A B C और यहाँ P ले लो, तो ये बताओ किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है? 360। सो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B का पूरा एंगल भी 90 है, Yes, sir. और एंगल C और प्लस एंगल P, ये तो 360 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन B और C कितने पाए गए? 99। अच्छा तो इनको 90 लिख लें और इनको 90 लिख लें, 90 डिग्री। और एंगल A जो भी है अभी हम A ही लिखते हैं, पता नहीं हमें कौन सा प्रिज्म मिल जाए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो ये दैट इज एंगल P इज 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes. तो एंगल A प्लस एंगल P क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अच्छा जरा इस छोटे से ट्रायंगल की भी बात करो। इस छोटे से ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCP, क्या यहाँ R1 एंगल है और R2 एंगल है और P है क्या? Yes, sir. अब क्या वो 180 है? बोलो देख लो, R1 है या R2 है, ये P है। तो मुझे ये बताइए कि R1 प्लस R2 है तो P यहाँ से क्या कितना निकल आया? तो P तो सर वैसे भी निकल जाता है ना सर, एक ही तो वैल्यू है ना? रखी हुई है। क्योंकि P हमें एलिमिनेट करना है, तो ये P आ गया। और यहाँ से P क्या निकला? सर 180 डिग्री माइनस है। 180 डिग्री माइनस एंगल A। सर 60 डिग्री तो दी हुई है ना ये। 60 डिग्री हम नहीं ले रहे क्योंकि बहुत सारे केस में इस तरीके के प्रिज्म होते हैं, फ्रेशनल बाई प्रिज्म, इसमें 5 डिग्री का ही एंगल होता है। तो जरा इससे देखो चीजें क्या बड़ी दिख रही हैं आपको? यस सर। हाँ प्रिज्म है, और इतने सारे प्रिज्म है, इसमें मिलियंस ऑफ प्रिज्म है। तो मैं आपको केस पर्टिकुलर में नहीं लेना चाहता हूँ, और उसको टच करके देखिए आप कैसे हैं, छोटे छोटे सरेशंस हैं, तो ये फ्रेशनल बाई प्रिज्म है। तो अभी आगे 11th में जाओगे तो उस केस में फिर ठीक नहीं रहेगा। तो देयर आर वेरियस प्रिज्म्स, ओके। तो हम 5 नहीं लेना चाहते हैं, एक के टर्म्स में याद करो, एक के टर्म्स में, क्योंकि अभी तक हमारी हैबिट क्या रही है? हमारी हैबिट ये रही है कि कॉनकेव लेंस और ये सब पढ़ने की, तो प्रिज्म से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दैट वी विल लर्न इन सम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे।
कि prisms are also used for this purpose. ये हमारे पास ठीक है, इतनी बात हो गई। बाकी सर्कुलर भी होते हैं, वो कहीं रखे होंगे, कई तरीके के होते हैं। चलिए अब यहाँ पर P ये हो गया, P हो गया, क्या दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? दिस इज 1, दिस इज 2, सेकंड इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा बताओ? इट इज 180 माइनस R1 प्लस R2, तो 180 से 180 कट गया क्या, और माइनस 1 इसके इक्वल हो गया, माइनस भी कट गया क्या, तो रिलेशन क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो ये डिडक्शन पूछा जाता है, प्रूव दैट कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल A। तो एंगल A है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। ओके, इसको भी नोट करें। तो ये हाँ बोलो, बताओ, फिर से देखिए, ये बताओ कि ये चीज यहाँ पर आपको ये समझ में आ रही है फिगर में कि ये R1 एंगल है, ये वाला एंगल R1 समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि ABCP में ABPC में A प्लस B प्लस P और C इनका सम कितना हुआ? 360 हुआ? बताइए, जूम करके देख लीजिए। ABPC 360 हुआ, A को ऐसे ही रखो, BC को 90 मानती हो? बोलो, नॉर्मल है ना ये? बोलो अनीशा, नॉर्मल है तो 90 90 ले लिया और P को P रहने दिया। अच्छा फिर A प्लस P क्या हुआ? अगर ये 180 उधर चला गया तो 360 में से ये गया तो कितना बचा? 180 बचा। और इस छोटे से ट्रायंगल की जरा बात करो तो क्या इसमें एक एंगल R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा P है क्या? देखो बताइए, और ये 180 है तो बताओ P कितना हुआ? तो P कितना हुआ? क्या ये 180 माइनस R1 प्लस R2 हुआ? बताइए। अच्छा अब देखो, तो यहाँ से P ये है और यहाँ से P ये है, तो अगर इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? बोलो। तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया, 180 माइनस है 180 माइनस R1 प्लस R2, और 180 कट गया, निगेटिव भी कट गया, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फर्स्ट सरफेस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस and angle of incident at second surface. So when light passes through prism, there are two reflection takes place at two reflecting surface. However, third surface is spared. उसका कोई मतलब नहीं, तीन है surfaces, लेकिन क्या होगा? दो ही surface से एंगल होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो वो कितने डेविएट करते? ये बहुत सही बात इन्होंने कह दी कि इसे कहाँ जाना चाहिए था, बताओ लाइट को? क्या इसे यहाँ जाना चाहिए था? और ये गया कहाँ? इन दोनों को, इसको अगर वापस मिलाया जाए तो क्या ये रे इतनी मुड़ गई? बोलो भाई, जाना ऐसे चाहिए था, चली ऐसे गई, वापस मिलाओ जरा, तो क्या इतना मुड़ गई? यही बात हुई कि नहीं? सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा क्या है बताइए? डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये डेल्टा है, ठीक है। सो जैसे हम लोगों में ये A है और ये A है, तो ये ग्रीक में इसे डेल्टा कहते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसे डेल्टा कहते हैं। ये D लेटर को करस्पॉन्ड करता है। हम लोगों में जो A होता है ना, वो उनके में अल्फा होता है ग्रीक में, और बीटा, B को क्या कहते हैं वो लोग? बीटा। और C को क्या कहते हैं? बीटा। गामा। और D को क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इसमें एक कैपिटल डेल्टा और एक स्मॉल डेल्टा, ऐसे सभी में है, तो हम लोग इनके स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं, कैपिटल की बात अभी नहीं की गई है। सो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है कि नहीं? ये उनके अल्फाबेट्स हैं, बीटा गामा डेल्टा।
ग्रीक वाले हैं, जब इन्होंने तुर्क्स ने क्या किया था ना कि उनको निकाल दिया था, तो फिर उसके बाद दैट इज ऑटोमन एम्पायर में, तो वो 2000 लोग जंगल में भूखे प्यासे रहकर भी साइंस के लिए डिवोटेड थे। तो इसी वजह से जितनी भी हमारी एटिमोलॉजी है वो ज़्यादातर ग्रीक पर है, जितने भी साइंस के ओरिजिन है, जो भी वर्ड्स हैं वो ग्रीक से लिए गए। दो दिस लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन in any part of the world, then also it is a tribute to those Greeks who have sacrificed their life for the science, for the development of science। इतनी बात समझ में आई। लेकिन फिर आप ये कहेंगे फिर डेल्टा किसके इक्वल है? आपने ये तो नहीं बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन, इन सबसे हमें क्या लेना देना। डेल्टा के टर्म्स में बताओ तो बताओ भाई, आपकी बात तो यही है ना कि you should tell anything something in terms of delta, so let us see and resolve your problem। तो आपने क्या बात कही कि डेल्टा यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं गया। गया किधर पर बताओ? कि वो तो कहीं न कहीं एक स्टेप परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने पे क्या ये अंदर की ओर मुड़ गया? बोलो ये कितना है? आई। ये आई है, और ये कितना है? देख लो, ये इधर आया है, आर होगा ये। बोलो, तो अगर ये आई है और ये इतनी बात मुझे बता दो कि क्या इस टोटल एंगल को इस टोटल एंगल के बराबर मानते हो? अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल को जानते हो तो इसे मानते होगे। ये पूरा पूरे के बराबर है। तो ये जो छोटा सा बच रहा है ये कितना है भाई? अगर मैं ये कह दूं कि ये डेल्टा वन, दो जगह फुटकर में डेविएशन हो रहा है, पहली सरफेस में थोड़ा डेविएशन, इसे डेल्टा वन मान लिया जाए क्या? तो कहीं आप ये तो नहीं कहोगे कि डेल्टा वन प्लस आर वन आई है? यस बोलोगे कि नहीं? तो क्या बोलोगे कि डेल्टा वन और प्लस आर वन किसके इक्वल है? सर आई। अच्छा, अब इसके बाद फिर यहाँ से नॉर्मल ले लिया जाए, और नॉर्मल लेने के बाद अब ये क्या होगा? क्या सीधे चला जाएगा? सीधे तो नहीं जाएगा, ये चूंकि रेयर मीडियम में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये दूर हट जाएगा नॉर्मल से। अच्छा, अब दूर हट रहा है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इमरजेंसी। चलो इमरजेंसी ले लिया, ठीक है कि नहीं? नॉर्मल से जो बनाता है वो है इमरजेंसी, यही बात है कि नहीं? अच्छा, ये नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या कहते हो? R2। इसे जाना कहाँ चाहिए था? मतलब ये चीज ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पर ये चीज क्या है? इसे डेल्टा कहा गया क्या? और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये डेल्टा इसके और इसके इक्वल हो जाए तो हो जाए, ये अंदर वाला पता चल जाए। मतलब कोई भी जो एंगल होता है ना वो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है कि नहीं? तो इसे डेल्टा वन कहा गया, और इसे क्या कहा जाए? डेल्टा टू। क्यों ऐसा डेल्टा टू कहा जा रहा है? क्योंकि ये चीज कितनी मुड़ी, जरा इस बात को देखो जरा, कि इधर जानी चाहिए थी और इतनी मुड़ गई, फालतू में इतनी मुड़ गई। यहाँ जानी चाहिए कि नहीं? तो क्या इतनी डेविएट हुई? पहले में इतनी डेविएट हुई और दूसरे में कितनी डेविएट हुई? बोलो, डेल्टा टू डेविएट हुई कि नहीं? चेक करो, यहाँ जा रहा था, मुड़ गई, तो जो मुड़ने को डेल्टा कहा क्या आपने? यहाँ जा रहा था, मुड़ गया, जितना डिफ्लेक्ट हुआ वही डेल्टा है क्या? यहाँ जा रहा था, मुड़ गया, क्या वही डेल्टा है? हम नॉर्मल से लेंगे ही नहीं, हम तो जहाँ जा रहा था वहाँ से मोड़ देखेंगे। तो दो जगह थोड़ा मुड़ा फिर और मुड़ा, डेल्टा वन डेल्टा टू हो गया कि नहीं? अच्छा, अब ये मुझे बताओ, क्या यदि ये डेल्टा टू है और पूरी बात करो, ठीक है? सो यहाँ पर ये डेल्टा टू है, इतनी बात। अब देखिए, दिस इज R2, दिस इज डेल्टा टू। बुक में तो एक ही डेल्टा दिया है। कोई बात नहीं, तो ये R2 हो गया, और यहाँ पर दिस इज डेल्टा टू। हमारे पास डेल्टा वन है, डेल्टा टू है, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, ये चीज़ है डेल्टा टू, दिस इज डेल्टा टू, ठीक है? डेल्टा वन प्लस आर वन, तो डेल्टा वन क्या आ गया? क्या ये आई माइनस आर वन आ गया? अब हमें डेल्टा टू निकालना है, और ये पूरा कितना है? क्या ये ई है? तो अब ये देखो कि क्या ये भी डेल्टा टू है? ये है ये डेल्टा टू,
जो ये है वो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ई किसके इक्वल है बताओ? सर R2 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा 2, R2 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 क्या हुआ बताओ? सर E माइनस R2। E माइनस R2 हुआ। तो अब यहाँ डेल्टा 2 भी पता चल गया, और डेल्टा 1 क्या है? क्या I माइनस R1, और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 यस सर। ब्रैकेट में रख दो, और वहाँ क्या लिख दो? क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? यस सर। लेकिन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को क्या कहोगे? क्या डेल्टा, और R1 प्लस R2 को क्या कहोगे? ए। यहाँ से देखो, यस तो ये चीज क्या हो जाएगी कि I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। बोलो, यानी कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कितना एंगल ऑफ ये है, उन दोनों को ऐड करो और उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस कर दो। सर उधर से क्या फिर से समझो, E इज इक्वल टू R2। E क्या है? क्या ये डेल्टा 2 तो ये डेल्टा 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जरा कलर करके देखा जाए, समझ आई बात कि नहीं? ये एंगल कितना है? तो ये इसके इक्वल है क्या? यस तो ये डेल्टा 2, तो क्या ये भी डेल्टा 2? और ये नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हो? क्या एंगल ऑफ इमरजेंस? तो एंगल ऑफ इमरजेंस के R2 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। देख लो, पूरा भी तो वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा वो R2 सर दिख नहीं रहा था ना, वो R2 इसलिए। ये R2 ऐसे ठीक लिख लो, ठीक है? समझ में आ गई बात? यस तो अब उन दोनों को मैंने क्या कर दिया बताओ? तो डेल्टा R2 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू क्या कहा जा सकता है? E। और फिर यहाँ पर हमने क्या देखा बताओ? एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? ये भी तो बात है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कभी एमसीक्यू आ जाए तो याद रखना कि अगर 60 डिग्री इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना रिफ्लेक्शन है, अभी हम क्वेश्चन करा देंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो, इमरजेंस पता हो, और ये बता दे इक्विलेटरल ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो फिर डेल्टा पता चल जाएगा कि इसका विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण क्या होता है? आपतित कोण, और ये जो फिर है अपवर्तित कोण, और इन दोनों के सम से फिर एंगल ऑफ प्रिज्म को हटा दिया जाए। इज इट ओके? चलो आगे की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा हमने आगे का बता दिया है, ये हाई लेवल का, लेकिन आपको बता दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं ना थोड़ा सा, तो पूछने पे बता दिया। कुछ तो पूछेंगे ना इस पे क्वेश्चन, तो कहाँ से पूछेंगे? यही पूछेंगे। चलिए, नाउ वी आर, हमने अभी क्या देख लिया? अगर आप मान लीजिए इसमें आप कोई भी लाइट डालोगे, एक कलर डालोगे, तो क्या होगा बताओ? इफ यू आर मेकिंग फॉर ऑफ वन लाइट, तो एक ही लाइट होगी, वो कोई भी डाल दो। अब इसमें रेड भी डाल सकते हो, तो रेड डालोगे तो क्या होगा? रेड का होगा, ठीक है कि नहीं? रेड वाली लाइट हमारी वीक है, तो रेड का करते तो रेड में आ जाता, ठीक है ना? तो जैसा एक कलर का अगर आप डालोगे तो एक होगा, लेकिन व्हाइट डालोगे तब क्या होगा? अब यहाँ दिक्कत आ रही है। व्हाइट डालने पर इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अभी हमने कौन सी चीज पढ़ी बताओ? क्या रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म है? लेकिन तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब डिस्पर्सन होगा। इसके जितने कंपोनेंट्स हैं क्या वो अलग अलग हो जाएंगे? यस वो चीज अभी हम देखें कि व्हाइट से क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा भी कोई प्रिज्म आता होगा जिसमें व्हाइट लाइट पड़े, व्हाइट लाइट पड़ने पे क्या हो, क्या वो कई रंगों में परावर्तित हो जाए? ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है? पढ़ तो व्हाइट ही रही है। यस सर। तो क्या आपको ऐसा इसमें लग रहा है कि कुछ लाइट अलग अलग कलर में? ये प्रिज्म ही तो है, बहुत सारे छोटे छोटे कृष्ण भाई प्रिज्म का ये एक वो संकलन मात्र है कि नहीं? तो अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उसके अलग अलग कलर हो जाएंगे। दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। अब देखो, नेक्स्ट इज so
In this video, we're going to look at the relationship between white light and color by recreating a portion of Newton's prism experiment. It was presented in a letter to the Royal Society in 1671. But first, a little bit of background. At the time of this experiment, prevailing theory तो was इसमें that white light प्रिज्म was का एक्सपेरिमेंट color-light, दिखाया and गया that है। other colors could be created by modifying the white light somehow. On your boundary, we knew that the ratio रेशो तो हमें पता है, boundaries would change the angle. ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, It also allows us ठीक to है। deal with more Now, complicated shapes, like this triangular prism. पर्टिकुलर लाइट आ रही है, तो देखो इसमें क्या हुआ है, आर यू सीइंग, एंगल बेंड हो गया ना। लेकिन अगर white light डाली जाए तो क्या होगा? चेक करो, व्हाइट लाइट में भी बेंड हो गया, लेकिन अगर इसके सामने स्क्रीन रख दी जाए तो क्या होगा? बोलो, अलग अलग कलर आ गए कि नहीं? तो वी आर सीइंग रेनबो, तो उस केस में क्या होगा? White light itself is not a single light, it is a group of many lights. इसलिए सब तो that is, इसमें कई कलर आ गए। Are you able to see? Was that all the colors in the spectrum are their own form of light, and they all Is experience it a okay? different refractive index on traveling through these prisms. अनीशा बात समझ में आई? That the white light entering the prism wasn't really white, it was a combination of all these different colors. And that all the prism was doing was separating them at an angle by this varying refractive index. चल, This is an interesting conclusion, but it doesn't really prove what's happening because we're still relying on this Now, prism. इतनी बात हो गई कि व्हाइट लाइट डालने पर इसमें कई कलर आ जाते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं? What it is called dispersion. Now, that is, थोड़ा सा ही चेप्टर है, इसमें ज़्यादा नहीं है। डिस्पर्सन क्या होता है? Splitting of light and होता है different color. That is splitting of white light into its component colors. When it passes through prism, जब ये प्रिज्म से पास हो, is called dispersion. That is called dispersion. इतनी बात समझ में आई? क्या ना नोट किया आपने ना? ओके, सही है। सीजन आप कर रहे हैं? तो ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एल्यूमिनियम की फॉइल रख लूँ और एल्यूमिनियम की फॉइल से मैं क्या करूँ, एक इस पर लाइट डाल दूँ और थोड़ा पास करा दूँ, सो एल्यूमिनियम की फॉइल से ये डाल दिया, ये एक फॉइल है, उस पर पिन छोटी सी नीडल लगा दो, फॉइल होती है ना रैप करने के काम में आती है, तो छोटा सा पिन कर दो और उस पर पीछे से टॉर्च लगाओ। तो टॉर्च अब हमारे पास यहाँ एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं है, बट ऐसा किया जा सकता है कि एक तरफ ऐसा करके मोबाइल की टॉर्च लगाओ या कुछ भी, हम इस पर दिखा देंगे आपको। तो ऐसे टॉर्च की रोशनी लगा दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जो भी लाइट होगी वो क्या होगा, ये अभी डिम होगी, उतना उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। मोबाइल की टॉर्च लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन है या रेड है, मोनोक्रोमेटिक में करके नहीं है, या ये वाली इसकी लगा दें। तो अब एक फॉइल में छोटा सा छेद करके उससे रोशनी डालो, तो एक उससे क्या होगी कि इस स्लिट से, इसको क्या कहते हैं, स्लिट या झिर्री, स्लिट से होके जब लाइट जाएगी तो बिल्कुल सिंगल बीम जाएगी। अगर बहुत सारी लाइट जाएगी तो उधर बहुत सारे
कलर आएंगे वो सब एक दूसरे पे ओवरलैप होकर फिर वाइट हो जाएंगे, मतलब फायदा नहीं है। अगर मैं इसके सामने प्रिज्म लगाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट से लाइट आ रही है और वो सारे जितने कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे फिर से ओवरलैप हो जाएंगे और फिर से वाइट बना देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंगल आएगी तो तभी अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि ये कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से एक लाइट दे रहे हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर सोर्स के सामने में कुछ ना कुछ एक छोटा सा विंडो है जिसमें से लाइट पास हो गई और फिर प्रिज्म लगा। समझ में आ गई ना बात आपको? तो अब यहाँ से आने के बाद ये जो वाइट लाइट है वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए कि व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर हैं, कौन कौन से कलर हैं? प्योर है, ये सब इसी में है प्योर। तो ये सारे कंपोनेंट कलर्स हैं और इसको न्यूटन ने बताया भी। न्यूटन ने क्या चीज़ बताई, ये चीज़ है। तो हमारे पास अभी मोटर के लिए इसमें वो नहीं है, सेल भी अभी भी नहीं है। मान लीजिए इस पे मोटर लगा दी जाए, ठीक है, और इसको चालू किया जाए तो इसको जब तेजी से घुमाएंगे हो जाए, ठीक है। ये तो डीसी मोटर भी है, डीसी मोटर के साथ हम अगर लगाएंगे सोर्स से भी लगा देंगे, ठीक है। सो 3 एम्पीयर 6 to 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी से चल जाएगा। तो ये जब घूमेगा सारे कलर तो ये वाइट हो जाएंगे। न्यूटन्स रिंग है, ऐसे एक रिंग और भी नीचे रखती है वहाँ पर। तो अगर इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, वाइट लाइट बन जाएगी। तो सारे कलर मर्ज होकर फिर वाइट हो जाते हैं। और वाइट को सेपरेट करो तो फिर 7 कलर्स, और 7 को कंबाइन कर लो तो एक डिस्पर्सन होता है और एक रिकॉम्बिनेशन होता है। दो अलग अलग चीजें हैं, डिस्पर्सन है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कल होगा तो हम ऑपरेट करके दिखा देंगे, इससे लंबा से बैठ। अब देखो ये सारे इसमें कलर है। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? ब्लू में, वायलेट में होती है। और सबसे कम एनर्जी किस में होती है? इतनी बात पता है? ओके, ये आपने सही बात कही कि रेड में लेस एनर्जी, यही बात है, लेस एनर्जी। और वायलेट में कैसे होती है? मोर एनर्जी। अच्छा, वायलेट से अगर ज़्यादा एनर्जी हुई तब क्या कहोगे? ऐसा भी कोई चीज़ है जिसमें वायलेट से ज़्यादा एनर्जी हो, मतलब वो अल्टीरियर टू वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। लो इन्होंने बता दिया परावैज्ञानिक ने, अल्ट्रा वायलेट। क्योंकि आप जब एक स्पेक्स भी पहनते हो कहते हो मुझे अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव चाहिए जिससे मेरा कॉर्निया ना बंद हो जाए, ये अल्टीरियर टू वायलेट, वायलेट से भी ज़्यादा सुपीरियर, तो उसे क्या कहते हैं? अल्टीरियर टू वायलेट। अच्छा, उसे यूवी कहेंगे। अब एक ऐसी चीज हो जो इससे ज़्यादा एनर्जी और एक इससे कम, इंफीरियर टू रेड। रेड से भी गई गुजरी, इंफ्रारेड नाम से ही पता चल गया। इंफीरियर टू रेड, टेक ना लगाइए ईशान, इंफीरियर टू रेड। इंफीरियर टू रेड वाली कौन सी होगी? क्या इंफ्रारेड? जो हिंदी में पढ़ते हैं तो अब अवरक्त वर्णी प्रकाश, तो हिंदी में जानो चाहे इंग्लिश में, एक ही बात है। तो ये यूवी और IR है ना। तो इंफ्रारेड क्या हम लोगों की बॉडी से निकल रही है और क्या उसे कोई देख नहीं सकता? और उसको देखने के लिए भी क्या थर्मल बायोलॉजिकल कैमरा, यानी कि अगर आप चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे? ये हमारे पास कैमरा है, तो इससे क्या किया जा सकता है कि अगर ये सारी लाइट ऑफ कर दी जाए तो इसके ऑफ कर देने से ये सबको देख सकेगा। ये वही कैमरा है जो फौजी लोग सीमा पर क्या करते हैं, लगाए रखते हैं अंधेरे में, सब दिखते हैं कौन कौन आ रहा है। अंधेरे में ये जो हीट निकल रही ना बॉडी को, तो देख लेगा ये आकृति बढ़ती चली जा रही है। तो इसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। अगर सब लाइट ऑफ कर दो, रात में देखोगी तो भी, ये दिल्ली में प्रगति मैदान में जाओ तो खूब मिलता है, ठीक है। आपको 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। तो बात समझ आ गई नहीं? तो यहाँ पर इंफ्रारेड हम लोग की बॉडी से, तो इसमें तो कम एनर्जी है ना। और अल्ट्रा वायलेट क्या है? कभी स्पार्क निकलते देखा है जहाँ वेल्डिंग होती है? उसमें अल्ट्रा वायलेट आपको वायलेट नजर आ जाएगा। बट दैट इज सच ए कलर विच आवर रॉड्स ऑफ आइस कैन नॉट सेंस। तभी वेल्डिंग करते तो वो लगा लेते हैं, नहीं तो उनकी कॉर्निया बर्न हो जाए। कितने साइंटिस्ट थे जो अंटार्कटिका में प्रयोग करने गए थे, कई को स्किन कैंसर हो गया, कई की कॉर्निया बर्न हो गई, उनका कैरियर खराब हो गया क्योंकि वहाँ पर ओजोन होल हो चुका था, वहाँ से यूवी रेज आई और सब बाद में पता चला यहाँ तो इतना होल हो गया, जो छोटा सा पैस था वो इतना बड़ा विंडो बन गया। तो यहाँ पर
ये सारी चीजें। अच्छा ये बताओ कि कोई दौड़ता हुआ बीच में जाए तो उसकी चाल धीमी होगी और कि जो टहलता हुआ बीच में जाए रोड से उसकी? बोलो। जो दौड़ता हुआ जाए तो सबसे ज्यादा किसमें डिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन तो एक तरीके का हर्डल ही है, तो सबसे ज्यादा चेंज किसमें होगा? यानी ये तो जाने वाला है, लेकिन रेड को उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी थी ही नहीं। तो जिसके पास एनर्जी है ही नहीं और वो टहलता हुआ जाएगा, बीच में भी टहलता हुआ निकल जाएगा, और जो दौड़ता हुआ जाएगा जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा ऑसिलेशन है, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो रेड है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। बोलो सही है? यस सर। और ज़्यादा कौन डिफ्लेक्ट हुआ? सब वॉयलेट। वॉयलेट ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये वॉयलेट ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। इसके बीच के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे ग्रीन हो या दूसरे हो, वो भी डिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन वो बीच के रहेंगे। हमारे पास सारे कलर नहीं, बस फिर भी ऐसे दिखा दें। यही चीज़ है। अब जब अलग अलग कलर हो गए, भेद खुल गया सबका, तो सब पहले वैक्यूम में चल रहे थे तो एक ही जैसे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मीडियम मिला सबकी चाल अलग अलग है। सो जब भी कहा जाता है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, तभी तुम जल्दी से बोल देते हो मैम इन वैक्यूम। ये रिस्क नहीं लेते हो कि नंबर काट दें, ये नहीं बोलते हो कि इन मीडियम, क्योंकि अगर आगे नहीं बोलोगे तो नंबर गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, हाउ एवर इन मीडियम इट डिफर्स। इन मीडियम में अलग अलग लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जानते हो ना, Yes, स्पीड ऑफ sir. लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उस हिसाब से सबके अलग अलग हैं। अब जरा देखो, तो इसके बाद अब दूसरे सरफेस में सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन होना बाकी है, तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसका डिस्पर्सन हो चुका है, पहले रिफ्लेक्शन के बाद ही हो चुका है। अब तो जब अलग अलग हो गया तो अपना चले जाओ जैसे जैसे आए हो। तो ये है, तो क्या ये ग्रीन इस तरीके से चला जाएगा? और इसके बाद जो रेड है वो कैसा चला जाएगा? वॉयलेट। अब ये वॉयलेट ऐसे चला जाएगा। अब इसके बाद इस पे स्क्रीन लगा दो, तो स्क्रीन लगाने से क्या होगा? दीज ऑल लाइट्स कैन बी टेकन ऑन। तो जैसे उसमें लिया है, तो पहले सरफेस पे सब कुछ हो चुका है, तो डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्सन, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन। फर्स्ट सरफेस पर ये चीज है, ये लिख लें। यहाँ पे क्या हुआ बताइए? डिस्पर्सन एट फर्स्ट सरफेस और रिफ्लेक्शन एट, अच्छा, सेकंड सरफेस। ईशान ये मुझे बताओ, जब मैंने इस प्रिज्म से रिफ्लेक्शन किया था तो इसमें मैंने व्हाइट लाइट डाली थी कि और कोई लाइट डाली थी? मतलब व्हाइट डालने से क्या, वो जो फर्स्ट हमने हेडिंग पढ़ी थी ना रिफ्लेक्शन टू प्रिज्म, तब क्या काम नहीं चलता? तब नहीं चल पाता क्योंकि वहाँ डिस्पर्सन हो जाता। तब तुम किसके किसके एंगल लेते? एंगल ही ना संभाल पाते। अब आपसे पूछता कोई कि जरा मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन, तो मन में आप क्या था कि इसका एंगल लूँ डेविएशन, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कुछ और है। फिर आपके मन में आता कि इसका लूँ, ये वाला लूँ, फिर आपके मन में आता कि रेड वाला लूँ कि ग्रीन वाला लूँ, तो पता ना चल पाता ना, क्योंकि क्या सबके एंगल अलग अलग होते हैं। एक का एंगल कितना होता? एक का एंगल होता इतना डेविएशन, ये होता कि नहीं? और दूसरे का इतना होता, तीसरे का इतना होता। सबसे ज्यादा कौन डेविएट करता है? सबसे ज्यादा किसकी चाल में फर्क पड़ता है? वॉयलेट की चाल में फर्क पड़ता। तो इस तरीके से जब रिफ्लेक्शन की बात करोगे, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या एक है? वहाँ तो सैकड़ों है, क्योंकि सब अलग अलग एंगल पर निकल रहे हैं। सब दौड़े दौड़े, ट्रेन में सब एक थे और निकलते ही सब अपने घर भागे, है कि नहीं? ये नहीं कि एक साथ ही तब भी चलते, तो वहाँ पर भेद खुल गया कि अरे किसी का घर और है, किसी का और है, तो यहीं पर तो हुआ, फर्क आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो रेड के लिए है, और जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके लिए है? तो एक ये क्वेश्चन बनता है जो आएगा MCQ कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए है और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए है? अब इसका मिनिमम और ये, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसमें हम क्या दिखाएंगे? क्या ये स्क्रीन है? सो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर
for red and maximum angle of deviation of Violet. deviation is for violet. ठीक है, minimum change in speed takes place for red and maximum change in speed takes place for violet. Minimum change in speed for red and maximum change in speed for violet and ये सारी चीज हो गई while passing through a medium. while ये कब होगा? passing through a medium. ठीक है, और एक बात बताओ, कभी ये आपने पढ़ा है कि 9th में साउंड में v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, न्यू लैम्डा नहीं पढ़ा? सर डिलीट हो गया था। हैं? डिलीट हो गया। अच्छा डिलीट हो गया था। तो कभी भी जो चीज होती है कि अब हम यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, दिस इज डिफरेंट, ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ें, दिस इज यहाँ पर हमने देख लिया कि ग्लास प्रिज्म में क्या होता है और इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? क्या विद ग्योर? यस सर। विद ग्योर। विद ग्योर का क्या मतलब है? सो द स्पेक्ट्रम, व्हाट डज इट मीन बाय स्पेक्ट्रम? दैट इज, अब यहाँ पर कई अलग अलग चीजें हैं। एक बात बताओ, किसी के पास बहुत एनर्जी है, ऐसे ऐसे करो, और एक रस्सी है, तो अगर मान लो ऐसे ऐसे करोगे तो उससे जो वेव्स निकलेंगी, वेवलेंथ कैसी होगी? कम होगी कि ज़्यादा? ज़्यादा। अब ये सही बात कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा स्पीड है तो वेवलेंथ कम होगी। ज़्यादा नहीं बोला इन्होंने, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी बोल देते। ठीक है, मैं स्नीकी से समझा दूँ तो बात पता चले कि ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये है, तो यहाँ से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बोलो बहुत तेज हो जाएगा। फिर से देखो भाई, आपको यहाँ पर देखो, धीमे धीमे करेंगे, वेवलेंथ देखो, तो यहाँ पर ये तेज से जोड़ा, तो ये हुआ किसके लिए? ये हुआ वायलेट के लिए। अब जरा धीरे धीरे करें तो वेवलेंथ बड़ी नहीं बन रही, यहाँ से यहाँ। तो बताओ किसकी वेवलेंथ बड़ी है? रेड की? रेड की। यही निशान कि मान लीजिए कि अगर ज्यादा एनर्जी तो वेवलेंथ कम। इनके हाथ में तो बता दिया, आपके हाथ में था नहीं, देखो इन्हें मालूम है कि ज्यादा एनर्जी तो वेवलेंथ छोटी नहीं है, और अगर मान लीजिए कम एनर्जी तो वेवलेंथ। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ है, कंप्रेशन है, ये भी क्रस्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर भी अगर मान लो कोई धीरे धीरे करें तो धीमे एनर्जी तो वेवलेंथ बड़ी, कंप्रेशन रेडिफिकेशन के बीच में अंतर है कि नहीं? चाहे मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बना लूं और चाहे ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, स्पीड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, और यहाँ स्पीड के अलोंग, ये साउंड के अलोंग होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए ये मुझे बता दो कि रेड की वेवलेंथ बड़ी है कि वायलेट? करेक्ट। सही कह रहे हैं, रेड की वेवलेंथ बड़ी। इतना समझ में आ गया? अब हम आगे की बात करें। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में ही समझाए जा सकते हैं, अब यहाँ पर हम नहीं समझा सकते बोर्ड पर, तो ये लोग रह जाते हैं ऑफलाइन आंसर। चीज़ों को हम इसमें कैसे दिखाएं, समझ में इसमें नहीं आ पाएगा ना। यस सर। तो टेस्ट ऑनलाइन। दैट इज, फिर भी मैं कुछ ट्राई कर लेता हूँ दैट यू ऑल कैन सी। तो एक बार और दिखा दूँ तो ये अब दिख जाएगा शायद, है ना? तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए दिखाना जरूरी है। नाउ ऑल यू कैन सी, ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को स्लिंकी? तो ये देखो, अगर ये मैं ब्लू का दिखा रहा हूँ, वायलेट, तो इसमें इसकी वेवलेंथ कैसी है? तो वेवलेंथ यहाँ पर छोटी छोटी है। अब रेड का देखो, रेड में वेवलेंथ क्या बड़ी दिख रही है? तो
तो रेड की वेवलेंथ बड़ी है। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि ज़्यादा एनर्जी तो छोटी वेवलेंथ और कम एनर्जी। रस्सी को करके देख लेना, ऐसे ऐसे करके देख लेना। सो इस तरीके से एनर्जी के बेसिस पे ये होता है ना। ठीक है, लेट अस सी। कि इतनी बात हमें पता चल गई। और यहाँ पर अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो क्या कर लेना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक करना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है? एक ही कंपोनेंट रहना चाहिए लाइट का। एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो अगर सिर्फ रेड लोगे तो आपको क्या होगा? तब डिस्पर्सन नहीं होगा, तब रिफ्लेक्शन होगा। तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और वाइट लोगे तब क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। अब जरा देखो कि मान लीजिए मैंने ये बनाया और ये बनाया और फिर ये बनाया, फिर इसी तरीके से ये बनाया, फिर ये, तो विद ग्योर बनाया। ये विद ग्योर हो गया। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी पाई गई? पहली बात तो ये अभी आधी वेवलेंथ अभी बड़ी पूरी हो ही नहीं पाई। तो फिर भी होती तो सबसे ज्यादा। सबसे कम किसकी है? वायलेट की। तो ये वायलेट की है। ये हमारे डिफरेंट कलर्स हैं जो अलग अलग मीडियम में चल रहे हैं। इसमें और बात देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? बताओ सबसे ज्यादा ऑसिलेशन कौन कर रहा था? वायलेट कर रहा था। तो अगर हम लैम्डा देखें, लैम्डा क्या होता है? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी होती है। दो कंप्रेशन, वो उसमें ऐसे ऐसे भी कर रहे थे तो दो कंप्रेशन बन रहा था कि नहीं? बीच में रिफ्लेक्शन जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो, या फिर दो क्रस्ट, दो पहाड़ियों के बीच की जो टॉप वाला सोर्स ऑफ लाइट को डिपेंड करती है। क्या चाहिए? तो फ्रीक्वेंसी तो सर सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। सोर्स ऑफ लाइट। अब ये देखो इतनी बात हो गई, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे, अभी धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें लैम्डा किसका सबसे ज्यादा है? नहीं, रेड सर रेड। ये लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? ये। तो नीचे बनाओ, लैम्डा किसका ज्यादा है? रेड का। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बताओ? तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। ये दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गई बात? लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। इसे क्या कहते हैं? क्रेस्ट। जो टॉप है उसे क्या कहते हैं? या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। इसे क्या कहते हैं बताओ? ट्रफ। तो कंसेक्यूटिव। तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? किसी वेव की लेंथ क्या होगी बताओ? It is the distance between two consecutive crest और two consecutive trough। तीन चीजें देख ले फिर हमें अब इस कॉन्सेप्ट में फिर हम जा सकेंगे। सो वेवलेंथ क्या है बताओ? Sir, distance between any two consecutive troughs of crest. Distance between Any two consecutive troughs. two consecutive crest or trough और two consecutive trough। ठीक है, ये चीज है। जो क्रस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या कंप्रेशन को? जब मॉलिक्यूल कंजेस्टेड हो। और ट्रफ किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या रेयरफेक्शन को? जब दूर दूर हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज हो गई। तो लैम्डा किसका ज्यादा है? Sir, red. और लैम्डा वॉयलेट का कम है। अब देखो फ्रीक्वेंसी के केस में द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम आगे की बात करें, दो चीजें बता दी हैं कि मान लीजिए कोई 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड हो जाएगी कि नहीं? ओके ना। अब ये क्या है कि सिलेबस तो हटा देते हैं लेकिन वो सब इंटर कनेक्टेड है। साइंस में ये थोड़ी ना चलता है कि हटा दिया।
सर थोड़ा एसी का टेम्परेचर बढ़ा ओके नहीं अभी आप तो बहुत दूर बैठे उधर वाला हाँ सर इसका रोटेशन पे लगा दीजिए ना गर्मी में बैठेगा जल्दी तो नहीं जाएगा अरे अरे मेरी ये लगता है बंद करो जाके है ना, फैन ही तो खींच के दे रहा है सब। अब इतनी बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की तो बात हमने कर लिया। नेक्स्ट इज अभी क्या है ना कि घर में बच्चों को ज़्यादा सुविधा है तो इसलिए नहीं आते, सोचते हैं प्रैक्टिकल नहीं भी देखा तो क्या है। अगर मैं रजाई गद्दे लगवा दूँ ना तो बहुत बच्चे हैं, मानो आराम से मसनद में बैठ कर यहाँ कव्वाली चले तो देखो कितने बच्चे आते हैं। चलिए सो यहाँ तक की बात हो गई, इसे नोट कर लिया है? Yes, sir. बताइए। लास्ट लाइन ये वो एक्सप्रेशन तो मान ले बात। मैं वो चेक कर रहा था सर मैं। आप काफी इनडिसिप्लिन है, मैंने देखा इवन यू आर नॉट बॉदरिंग टू राइट योर नेम ऑन द शीट्स। जो भी इनडिसिप्लिन के केस हैं आप कहीं नहीं चूकते, यू आर डिसओबेइंग एवरी सेंटेंस। और इतना कॉन्फिडेंस है, यही चीज आपको ले डूबेगी। जो एक जेंटल पर्सन होता है, जो आगे की क्रिसेंसी होती है, उसमें ये चीज देखी जाती है कि कितना डिसओबीडियंसी है। जो जितना डिसओबीडियंट है वही सक्सेसफुल है। सर लैम्बडा किस पे अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर जब हमें 10 कॉपी होती है और एक कॉपी में नाम नहीं मिलता है तो मैं जान जाता हूँ इस रीजन की। सर 2 बजे ना फिर रिकॉर्ड सर अश्मित सर अस्मित आपकी अपेक्षा कम इनडिसिप्लिन है, आप उसके बारे में बोलो। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो हमने देख ली, ठीक है। तो एक ये बात देखो कि मान लीजिए ये एक वेव बन रही है और यहाँ पे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ रस्सी को, तो क्या ये रस्सी आगे बढ़ेगी? यस Yes, सिर्फ ऐसे ऐसे करने पर उसमें बट बनेंगे, जैसे अभी करके देखा। तो ये चीज, ये एक तरीके से बट बन गया, ये बन गया। अब आगे बढ़ना है, इसे ए मान लो। तो अब अगला करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सो जब ये आगे रिपल बढ़ेगी, इसको कहते हैं रिपल। जो भी डिस्टरबेंस होता है उसको क्या कहते हैं? तो पानी की उसको कहते हैं ना हाँ? सर, जो पानी में क्रिएट पानी में हो या कहीं भी हो, वेव्स में रिपल्स होती हैं। जो भी ये है आगे बढ़ती चली जानी, दैट इज रिपल्स। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैं क्या करूँ, दैट इज एक बार मैं एक और ऑसिलेशन कर दूँ तो अगला झटका मार दूँ तो अगली रिपल चली जाएगी। Yes. एक झटका मारूँ तो अगली रिपल नहीं बन जाएगी। यस सो इस केस में एक बार मैंने इसका ऑसिलेशन कर दिया, सो ये दूसरी रिपल बन गई। तो क्या पहली रिपल आगे बढ़ गई? जब पहली नहीं बढ़ेगी तो दूसरी कैसे बनेगी? आगे बढ़ती चली जाएगी। भाई अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अब मेरे कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन आपके ईयर टर्म तक ना पहुँचे, सब इकट्ठा होते जाए, सब फिर एक ऐसे, तो आप क्या सुन पाओगे? ये लगातार पहुँचते जा रहे हैं। यहाँ से ये मैं भेज रहा हूँ तो वो आप तक पहुँच रहा है, और ये सीक्वेंसली पहुँच रहा है, किसी में डिले नहीं ना।
ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ रिपल्स इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सिंगल ऑसिलेशन जब हुआ एक ऑसिलेशन में, तो वो इतनी डिस्टेंस चला, कितनी डिस्टेंस चला ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होगा तो उसे यहाँ पहुँचना होगा ना, अगला ऑसिलेशन करोगे तो वो वहाँ पर स्लिंकी में आपने देख लिया कैसे उसने उसको ट्रांसफर किया, वो आगे बढ़ गया, न किया होता तो फिर डिफरेंट ना बनता। सो इन वन ऑसिलेशन तो कितनी डिस्टेंस मूव हुई बताओ, कर लैम्डा। Yes, sir. Wave moves by distance lambda. Wave moves by a distance lambda. इतनी बात हो गई कि नहीं? इतनी बात हो गई। It is moved by a distance lambda. तो lambda तो डिस्टेंस हो गई। और अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमने एक ऑसिलेशन यहाँ पर किया है तो ये आगे डिस्टेंस बढ़ गई। ये कुछ टाइम लगा होगा ना इसको मूव करने में, Yes, sir. एंड इट टेक्स टी टाइम। टी टाइम्स में हमारा वन ऑसिलेशन हुआ, टी टाइम में मैंने इसे ऊपर नीचे कर दिया, ये हो गया सिंगल ऑसिलेशन। ऊपर किया नीचे किया फिर बीच में हो गया ना सिंगल ऑसिलेशन। तो ये एक ऑसिलेशन में मैंने ये सब काम किया, तो इसमें कितना टाइम लगा, क्या टी सेकेंड, और उतनी देर में क्या ये टी सेकेंड में आगे बढ़ गई। भाई एक ऑसिलेशन करोगे ये आगे बढ़ गया, बी ने उसका स्थान ले लिया ये, एंड इट टेक्स टी सेकेंड्स टू डू सो, एंड इट टेक्स टी सेकेंड टू डू सो। तो बताओ वन ऑसिलेशन में टी सेकेंड लगते हैं, टी सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे Sir, हैं? one- टी ये ऐसा समझ लो टी 0.1 सेकेंड है, बहुत छोटा सा। मान लो 10 ऑसिलेशन करें, प्लेट को ऐसे खर्र कर दो तो हो नहीं जाता है 10 बार, तो यहाँ पर बहुत छोटा टाइम है। तो इन टी सेकेंड कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? क्या वन? One. देयर आर वन ऑसिलेशन। तो बताओ 1 सेकेंड में कितने होंगे? Sir, वैसे यहाँ देख लो, अगर इतने सेकंड में 1 ऑसिलेशन तो 1 सेकंड में 10 हो जाएंगे। yes, sir. सो इन 1 सेकंड हाउ मच ऑसिलेशंस आर देयर? 10 oscillations. 1/t हो जाएंगे कि नहीं? 1.0.1 Yes. ऑसिलेशन, ये चीज है। तो 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। प्लेट को यहाँ कर दो तो 10 बार अगर होगी तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 10 नहीं है? 1 सेकंड काउंट करो, देखो कितनी बार ऊपर नीचे हुई है। Sir, 1 second तो बहुत एक सेकंड में जितनी बार भी कोई चीज क्या करे, मूव करे, 1 सेकंड में जितनी बार भी करे उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मैं गामा रेस की बात करूं तो 1 सेकंड में इतनी बार ऑसिलेट कर जाए, और एक गामा रे आपके ऊपर पड़ गई तो बहुत निश्चित गामा पड़ गया उसके ऊपर। कहते नहीं अरे वो छोटा मोटा नहीं, वो तो गामा पहलवान, नाम ही पड़ गया गामा से, बोले वो गामा रे की तरह है। क्यों? क्योंकि इतने जीरो ये कल्पना से परे है, सन से निकलती है तब इतने ऑसिलेशंस होते हैं। और जो हम लोगों के ऊपर ये लाइट पड़ रही है इसमें ज्यादा ऑसिलेशंस नहीं है, इसमें सिर्फ इतने हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? ये लेकिन गामा में तो बहुत ज्यादा है, और ये वाइट लाइट में, ठीक है। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होने, हमने क्या कह दिया? फ्रीक्वेंसी। और एक बात बताओ, क्या मैं इसे न्यू बोल दूं? नंबर ऑफ इन 1 सेकंड में इतने ऑसिलेशन, इसे फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितनी चला? क्या ये लैम्डा चला? Yes. और इसने कितना टाइम लिया? क्या टी? क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इसे लैम्डा अपॉन इंटू 1/t कह दिया जाए, और 1/2 को न्यू तो नहीं सोच रहे हो? Sir, wavelength into frequency. तो दिस इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और क्या यही भी हुआ? बोलो यही आपने Yes, 9th में sir. छोड़ दिया था। Yes, sir. मतलब अगर इफ n ऑसिलेशंस लिए जा रहे हो, ऑसिलेशंस हो रहे हो, n ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस, जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे हो 1 सेकंड में, तो उसी से यहाँ आपने आपको बता दिया कि t सेकंड में 1 ऑसिलेशन, t सेकंड इतना मान लो, तो 1 सेकंड में कितना? 1/t हुआ कि नहीं? 1/0.1। बोलो श्रीजन, समझ में आ गई बात? कहीं पे पूछना तो पूछो, बोलो।
इट इज कोर कॉन्सेप्ट, कहीं पूछना तो पूछना। ये चीज हो गई। तो अब यहाँ पर क्या बात हो गई, v किसके इक्वल हो गया, न्यू लैम्डा। अच्छा थोड़ी देर पहले सर वो आपने गामा लिखा है क्या? कहाँ पर बताओ, नीचे ये ना, Yes, sir. ये न्यू है, ये भी ग्रीक कैलकुलेटर, इसे क्या कहते हैं, न्यू। गामा इस तरीके का होता है और न्यू किस तरीके का होता है, समझ नहीं बात। अच्छा ये चीज हो गई। आप लोगों को थोड़ा भी याद है कि थोड़ी देर पहले सृजन ने क्या कहा था, उन्होंने बोल दिया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के ओरिजिनेशन पे डिपेंड करती है और मीडियम जाने पे इसमें परिवर्तन ही नहीं होता। अनाउंस कर दिया, बोला कि वो बहुत बड़ी बात बोली है कि क्योंकि नॉर्मल बोलता ही नहीं, हमें 15 साल हो गए इस बात को सुने। आज सृजन ने बोला कि अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से यहाँ जा रही हो और उसमें रेड हो, वायलेट हो, ये सब हो, रेड ग्रीन वायलेट, तो ये मुझे बताओ ये वाइट लाइट है, इसमें सबका ग्रुप है, ऐसा नहीं है इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, वायलेट, सब एक साथ मिलजुल के चल रही, सब एक साथ एक ही साथ चल रही है, तो सब मर्ज हो गई। अलग अलग चलती तो सबकी अलग अलग कलर दिखते, लेकिन सब एक साथ चल रही, सन से निकली। तो इन सब में इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बदलेगी, यहाँ से लैम्डा तो बदल गया, देख लो लैम्डा तो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके कदम पहले लंबे पड़ रहे थे और यहाँ आया तो छोटे छोटे कदम। हमने बताया ना, आपकी चाल ही नहीं पड़ेगी बालू पे, डेंसर मीडियम में जाओगे चाल पड़ेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सृजन ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है क्या वही यहाँ भी रहेगी। क्या बोला इन्होंने कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। बहुत बड़ी बात है, इस चीज को अब हम लिख रहे हैं। ये न बोले होते तो ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा बच्चे का स्टैंडर्ड होता है वहाँ तक हमें जाना पड़ता है। हाँ इसीलिए जाना पड़ा ना, नहीं तो मैं तो बाईपास कर रहा था। फिर हम देखा नहीं तो इतना जानते हैं, हमें बताना पड़ा। तो अब जबकि इन्होंने बता दिया तो मुझे उसे क्लियर करने के लिए बताना पड़ा। सो क्या बताया इन्होंने, उसे लिखें। बोलो क्या बताया था इन्होंने, याद है कि नहीं? Yes sir, the depend on फ्रीक्वेंसी depends डिपेंड्स on source of origination. ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड डज नॉट चेंज विद मीडियम। एयर में और इसमें नहीं बदलेगी। जरा देखो फिर से, एंड डज नॉट, इसका मतलब क्या है, इन मीडियम। भाई आप ये समझिए ना, न्यूटन तो लॉ ऑफ ग्रेविशिया लिख के चले गए, अब वहाँ पर हजारों लोग उस पर पीएचडी कर चुके हैं। ये तो चुपचाप बोल के निकल लिए, अब हम लोग पीएचडी कर रहे हैं इनकी बात पर। ये क्या कहना क्या चाहते थे सृजन, ये जब अपने जमाने हुए तो श्रीरामानुजन क्या कहना चाहते थे, या जो भी हो, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करें। तो V क्या होता है बताओ, न्यू लैम्डा। वहाँ से देखो, तो न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में मैं अगर 10 बार ऐसे कर दूं, कोई भी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी बार वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। 100 भी कर सकता है, 200। गामा ने तो कितने कर लिए, 10 to the power 32। सर न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है ना? और क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, जो हमारे हाथ में सीजियम क्लॉक है उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जो जाते हैं वो 10 to the power 12 टाइम्स पर सेकंड जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना राडो की घड़ी पहने हुए। और इसमें सेल की जरूरत नहीं है, हाथ के हिलाने से और नब्ज के चलने से चलती है। कि जो पल्सेस चलती हैं उस पर, उसमें भी जो सीजियम है, सीजियम का फ्लूइड है, वही सेल का काम कर रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें वो 10 to the power 12 ऑसिलेशन पर सेकंड, उसी से वो अपना काम कर देती है, वही सेल है। आप छोटी छोटी चीज़ों में देखें इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये जो हमारा सोर्स है, हमने ये भी बताया था कि 50 हर्ट्ज इसका है, 50 बार प्लस माइनस हो रहा है, बताया था कि नहीं जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी। हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन ये AC सोर्स है, 1 सेकंड में 50 बार प्लस हो जाता है एक टर्मिनल और 1 सेकंड में 50 बार माइनस, तो 50 हर्ट्ज हुआ कि नहीं? अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ गया यस कि न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई और लैम्डा का क्या मतलब है, वेव। अच्छा, तो सृजन क्या कहना चाहते थे कि ये बदलेगा,
ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। The constant. ये इन्होंने उस समय भी बोल दिया कि ये नहीं बदलेगा, यानी V1 बदल जाएगा, न्यू नहीं बदलेगा और लैम्डा 1 बदल जाएगा। क्या मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या स्पीड कम हो गई? Yes, sir. क्या लैम्डा भी कम हो गया? Yes. लेकिन नहीं कम हुआ तो क्या नहीं कम हुआ? Frequency. फ्रीक्वेंसी वही रही, ऑसिलेशंस वही रहे। क्या यहाँ से 10 पे चलेगा तो वहाँ 5 पहुँचेगा यस के हाथ में? क्या बोलेंगे आप 10 ऑसिलेशन दे रहे थे, हमें तो 5 ही मिल रहा है? ऐसा नहीं होगा। क्या इकट्ठा होते जाएंगे बीच में? No. मैंने 10 दिया तो यश ने दूसरे हाथ में झटका लग रहा है हमको, जब मैं इधर इधर दे रहा हूँ तो वो कह रहे हाँ 10 दे रहे हो 10 मिल रहा है। मैं यहाँ हर सेकंड 10 ऑसिलेशन कर रहा हूँ तो यश को दूसरे पे पकड़े हुए थे कि नहीं? तो कितने ऑसिलेशंस मिल रहे थे? Sir, 10। तो अगर बीच में और मीडियम भी होते, वाटर भी होता तो भी 10 मिलते। मीडियम के बदल जाने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। मीडियम के बदल जाने से क्या लैम्डा बदलता? Yes, sir. बदल जाता है। डेंसर मीडियम में लैम्डा कम होगा, रेयरर मीडियम में लैम्डा ज़्यादा। ज़्यादा होगा। मीडियम के बदल जाने से वेलोसिटी बदलती है। तो ये लाइन लिख लें Yes. कि ठीक है, विद चेंज इन मीडियम वेलोसिटी, ये कम हुआ तो ये कम हुआ और ये वही रहा। एक तरीके से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे। सो विद चेंज इन मीडियम लिखो ईशान, Yes, sir. चेंज इन मीडियम में क्या बाहर रहता है वो 300 रुपये पर घंटा लेता है लिखने का, कहो तो तुम्हारे में लगवा दो। विद चेंज इन मीडियम, ठीक है, क्या होता है V and lambda changes but nu remains, nu does not change। ये चीज मुख्य है। ये बदला, ये बदला, ये नहीं बदला। When V decreases in denser medium, lambda decreases, so V decreases, है कि नहीं? Yes. In denser medium, lambda decreases, so V decreases, V decrease हो गया। lambda के decrease होने से V decrease हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब जरा देखें कि इसको नोट कर लें। Sir, कर लिया। हो गया। ओके, now what does it mean by spectrum? Spectrum क्या होता है? Arrangement of various components of light in increasing or decreasing order of frequency। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? Arrangement of components of light and decreasing. जैसे विब्ग्योर में नीचे क्या लैम्डा सबसे कम है Yes, sir. और ऊपर लैम्डा सबसे ज्यादा है क्या? Yes, sir. Sir, थोड़ा zoom करना last line. हाँ, ओके। Last line. सर विब्ग्योर में तो नीचे लैम्डा लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं, हमें इतना पता नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा था आपसे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं लिख देता हूँ। सो व्हाट डज इट मीन बाय स्पेक्ट्रम? सो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अब वो शुरू से ही आप बोल रहे थे, वो अभी अभी आप बोलने की, आपने शुरू से ही कहा था जब मैं स्लिंकी चला रहा था कि एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा ज़्यादा। अभी वो दिमाग में ट्यून हो गया कि एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम होगा। छोटा नहीं हो जाता, पास आ जाते हैं रिपल्स, ये दूर चले जाते हैं एनर्जी। सो रिपल्स पास आ गए, दो रिपल के बीच को ही तो कहते हैं लैम्डा। Yes, sir. तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, ठीक है, इन इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, या फिर इसे क्या कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम। जैसे कि अगर इससे आने वाली लाइट, इसके बहुत सारे कंपोनेंट और यहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे नीचे क्या मिलेगा बताओ, विब, ये और सबसे ज्यादा कौन मुड़ा, सब वॉयलेट। ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सबसे ज्यादा कौन मुड़ा। तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी का सबसे कम, क्योंकि ये मन में आ ही नहीं पा रही कि एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कैसे कम हो गया, ये समझ ही नहीं पा रहे। क्या फिर से वो करके दिखाएं क्या? ये मन में बात ही नहीं, एक चीज ज्यादा तो सब चीज ज्यादा है, समझ में रहता है कि नहीं? तो लैम्डा किसका सबसे ज्यादा, सर राइट। Sir, right. सो ये वेवलेंथ, तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, ये स्पेक्ट्रम हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, Sir, Violet. वॉयलेट। अल्ट्रावायलेट। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, Sir, violet. तो क्या ये बिल्कुल उसी क्रम में है, तो क्या इसे स्पेक्ट्रम कहा जाए? Yes, sir. So now it is spectrum. It is okay. अब देखो, draw diagram. Draw now draw diagram for reflection through prism. And draw diagram for dispersion through prism. तो करवाइए ना सर आप। हाँ, तो आप करेंगे, हमने तो करवाई। ओके सर, अभी करना है। स्टार्ट। अभी रुकिए। तो देख के तो बनाना आज है, की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। तो वो देख के बनाना है, बना देगा।